नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित। स्वागत है आपका ध्रुवा एकेडमी में। जैसा कि मैंने कल कहा कि पाषाण काल खत्म होने के बाद पाषाण काल की संस्कृति के बारे में बात करेंगे, जो कि मेंस का भी विषय है आर्ट एंड कल्चर में जो आता है। तो अगर हम संस्कृति की बात करें पाषाण काल की संस्कृति में, तो पाषाण काल की संस्कृति में कला देखने को मिलती है और कला में भी चित्रकला देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था सिलेबस में कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति में हम लगभग 4-5 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा और विज्ञान। इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं? खासकर संस्कृति में कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान और धर्म। इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन पाषाण कालीन जो संस्कृति है उसमें हमें इन चीज़ों का ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि पाषाण काल में साहित्य नहीं है, लिपि ही नहीं है इनके पास, धर्म के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है, शिक्षा का कोई सिस्टम है नहीं और वैज्ञानिकता के भी कोई ऐसे प्रमाण नहीं है। यहाँ पर हमें साक्ष्य मिलते हैं कला के, और कला भी हमारे पास जैसे कई भागों में होती है। इसमें से हमारे पास है जैसे कि स्थापत्य कला है, ठीक है, चित्रकला है, नृत्य कला है, नृत्य है, संगीत है, मूर्ति कला है। ये चीजें हैं, लेकिन इनमें से हमें इस काल में ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। इस काल में हमें सिर्फ देखने को मिलता है तो एक मिलता है चित्रकला। इस काल में हमारे पास चित्रकला के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं बस। और चित्रकला में पूरा पाषाण काल में आप देखोगे तो अनेकों जगहों से, अनेकों गुफाओं में चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश में, वहाँ लगभग 500 गुफाएं मिली हैं जिनमें चित्रण हो रखा है। और इसमें जो चित्रण का जो है, चित्रकला में जो चित्रण है वो कई कालों से मिलता है। खासकर ये मिलता है उच्च पुरा पाषाण काल से। उच्च पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में मिलता है और नव पाषाण काल में मिलता है। इस तरह से इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब ये चित्रकला की किस तरीके से हुई है, तो एक रेखा के माध्यम से चित्रकला की गई है। रेखा चित्र के माध्यम से, समझ लीजिए, मैं इसको लिखवाऊंगा पूरा, रेखा चित्र के माध्यम से इस कला में, जब चित्रकला के बारे में हम देखते हैं तो इस चित्रकला में खासकर उस समय पर क्या है, मानव शिकार कर रहा है ना, शिकारी है उस समय का मानव। तो ज्यादातर किन चीजों के साक्ष्य कला में चित्रण मिलता है? शिकार का चित्रण, अनेकों जानवरों का शिकार करने का चित्रण मिलता है। उसके बाद जाल में बड़े बड़े छोटे छोटे जीवों को फंसे होने का चित्रण मिलता है, ठीक है। तो इन सब चीजों का, जैसे चूहा पकड़ने का दृश्य मिलता है इसमें,
साथ मिलकर के यानी परस्पर सहयोग से शिकार करने के चित्र मिलते हैं। तो जैसी जैसी प्रवृत्तियां उस काल का मानव कर रहा है उस तरह का उसका चित्रण भी है। ठीक है, मछली पकड़ने का दृश्य भी मिलता है। तो एक बार इसको आप लिख लीजिए क्रम बाई क्रम। तो हेडिंग डालिए पाषाण युगीन चित्रकला, डालिए पाषाण युगीन चित्रकला। पहला पॉइंट लिखिए पाषाण युगीन चित्रकला के साक्ष्य भीमबेटका, मिर्जापुर, चित्रकूट एवं अन्य कई स्थलों से प्राप्त होते हैं। इसमें भीमबेटका का विशेष महत्व है। यहां से लगभग 500 से अधिक चित्रित गुफाएं मिली हैं। नेक्स्ट लिखिए पाषाण युगीन चित्रकला का संबंध विभिन्न कालखंडों से है, जैसे उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। नेक्स्ट लिखिए मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में चित्रों के साक्ष्य बहुतायत में मिलते हैं। कहाँ? मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बहुत सारे बहुतायत में चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। चित्रों के प्रमुख विषय अलग अलग पशुओं के शिकार का दृश्य, कौमा जाल में बड़ी संख्या में छोटे छोटे जीवों का दृश्य, कौमा चूहा पकड़ने का दृश्य, परस्पर सहयोग से शिकार का दृश्य, कौमा मछली पकड़ने का दृश्य इत्यादि। नेक्स्ट लाइन से लिखिए शिकार के अलावा महिला एवं पुरुषों के चित्र, बच्चों के चित्र, झोंपड़ी एवं परिवार का चित्र, अंतिम संस्कार का चित्र, विविध प्रकार के पक्षियों के चित्र इत्यादि भी मिलते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए इन चित्रों को रेखा चित्र के माध्यम से चित्रित किया गया है। इन चित्रों को रेखा चित्र के माध्यम से चित्रित किया गया है। नेक्स्ट लिखिए चित्र निर्माण का उद्देश्य क्या था? चित्र निर्माण का उद्देश्य क्या था? इस संबंध में दावे के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि अगली पीढ़ी को प्रशिक्षण देने के लिए चित्रण किया जाता होगा। साथ ही मनोरंजन एवं धार्मिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट लिख लीजिए लास्ट पॉइंट चित्रण में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग जैसे लाल, काला, हरा इत्यादि। प्राकृतिक रंगों का मतलब जैसे फूलों से, पत्तियों से, ठीक है, इस तरह से फलों से। ठीक, तो ये तो रहा हमारा संस्कृति का इसका जो छोटा सा भाग है। पाषाण काल में बहुत सांस्कृतिक विविधताएं हैं नहीं, लेकिन ये जो छोटी सी चीज़ें हैं जो चित्रकला मिली है उसके आधार पर इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हड़प्पा सभ्यता। जिसका काल माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब हम पाषाण काल पढ़ते हैं और पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल का वक्त आता है, लेकिन उसके बीच में हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य भी मिलना आरंभ हो जाते हैं। तो इसलिए बीच में हमने हड़प्पा सभ्यता को देख लिया और इसको देखते देखते फिर हम ताम्र पाषाण काल पर भी चलेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में जाने तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में 1920 के दशक से पहले हम नहीं जानते थे कुछ भी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई दयाराम साहनी के द्वारा, और उस समय पुरातत्व विभाग के जो प्रमुख हैं वो थे जॉन मार्शल। एक बार 1860 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन अंग्रेजों को विश्वास ही नहीं था इतना कि भारत में कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है कि जो इतनी विकसित हो। इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इस पर कोई अनुसंधान शुरू उस समय नहीं हो पाया। और उस समय हड़प्पा जब कनिंघम को इसका साक्ष्य मिलता है तो उस समय शायद डलहौजी का कार्यकाल चल रहा था, 1860-50 के दशक की बात है। लेकिन बाद में, उससे पहले एक बार 1826 के आसपास चार्ल्स मेसन करके एक और अंग्रेज थे जिन्होंने हड़प्पा कालीन टीले के बारे में बताया था एक बार। ठीक है, तो इन जो नाम मैंने आपको लिए हैं आप भूल जाएंगे, उससे पहले एक बार इनको लिख लेते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। कब की? 1921 में। ये कहां पर है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे 1860 में, लगभग 1860 के दशक में अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका सर्वप्रथम साक्ष्य मिला, लेकिन अनुसंधान शुरू नहीं हो पाया उस समय पे। उस समय पे अनुसंधान शुरू नहीं हो पाया। जब हड़प्पा सभ्यता का जब हमें खोज हुई तो उन लोगों को ये यकीन ही नहीं कि भारत में भी कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है कि जो इतनी विकसित है, जो इतनी विकसित है। खैर, इस तरह से ये हुआ। और इसका जो हम सबसे पहले इसका जो नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ये हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा क्योंकि इसकी सबसे पहले खोज कहाँ हुई? हड़प्पा नामक स्थल पर। बाद में इसकी जो अधिकांश जो फिर हमें इसकी जो साइट्स मिली हैं वो सिंधु घाटी नदी के पास मिली हैं। अधिकांश जो साइट्स हैं इसकी, अधिकांश स्थल जो हैं सिंधु नदी के मिले हैं, सिंधु नदी के पास। इसलिए इसको बाद में सिंधु घाटी नदी कहने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता कहने लगे, नदी नहीं सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहने लगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसी के नाम से ये फेमस भी हो गई। ये 2-3-4 चीजें रहीं इसके बारे में। अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति के बारे में, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई एक मत नहीं है। तमाम इसकी उत्पत्ति को लेके तमाम चर्चाएं चलती हैं और तमाम विद्वानों में विभेद है। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति अपने क्रमिक विकास से हुई है, जैसे ईरान, बलूचिस्तान की जो सभ्यता है, और जो हम कहते हैं कि हड़प्पा की जो सभ्यता है वो धीरे धीरे वहाँ पे जो सभ्यता होगी वो विकसित होके सभ्यता बनी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रभावित हुई है, वहाँ से सभ्य हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ से कुछ लोग विस्थापित होकर के इधर
आते रहे। ठीक है, तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में बात कही जाती है। तो जब हम इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो दो तरह के सिद्धांत के तौर पे बातें मिलती हैं। एक तो होता है कि देशी उत्पत्ति का सिद्धांत और एक विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। जब हम, जैसा कि मैंने बताया, हम विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता का जब विस्तार हो रहा था उसके विस्तार स्वरूप हो गई थी। मैंने पहले भी कहा कि अंग्रेज तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे ना कि भारत में, अब जो यूरोपियन से हैं, जो पाश्चात्य लोग हैं, वो तो भारत को सभ्य मानते ही नहीं। और जब वो भारत को सभ्य मानते नहीं और जब उनको पता चले कि एक ऐसा भी काल था कि भारत में इतनी सभ्यता थी, कहां मानने वाले थे। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि जो अगर चलो ठीक है, यहां पर ये सभ्यता मिली भी है तो ये सभ्यता खुद से विकसित नहीं हुई है। इस सभ्यता को ये सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के विस्तार के रूप में विकसित हुई। अच्छा, इसी क्रम में कुछ विद्वान कहते हैं कि जो सुमेरियन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया में एक सुमेरियन की सभ्यता है, कि वहां के लोग विस्थापित होके इधर आते रहे। वहीं अगर हम बात करें देशी उत्पत्ति, जो लोग कहते हैं कि देशी उत्पत्ति का सिद्धांत या फिर हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार या सभ्यता का विकास अपनी आसपास की सभ्यताओं से या अपने क्रमिक विकास से जो हुआ है उसके बारे में तमाम इतिहासकार बोलते हैं। इसके समर्थन में कुछ इतिहासकार हैं, मैं लिखाऊंगा अभी, आप सुन लीजिए। जैसे एक फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, एस.आर. राव, ऐसे कई इतिहासकार, कई नहीं बहुत कई इतिहासकार जो कहते हैं कि इसका विकास जो है स्थानीय सभ्यताओं से हुआ है। जैसे कि ईरान की सभ्यता है, बलूच की सभ्यता है ना। ठीक है, कुछ जैसे अमलानंद घोष ने कहा है कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित सोधी संस्कृति है, उससे इसका विकास हुआ है। और सुरकोटदा एक जगह है, सुरकोटदा एक साइट है, वहां से सिंधु सभ्यता एवं सोधी संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। एक डीपी अग्रवाल हैं जो कहते हैं कि सोधी ही सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक रूप थी। अब बात करते हैं कि वास्तव में क्या है और क्यों लोग कहते हैं कि ये देशी सभ्यता है, किस आधार, इसके आधार क्या है। तो जब हम आधार करते हैं, तो जब हम दोनों सभ्यताओं का तुलना करते हैं, जब हम दोनों सभ्यताओं की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि उसकी तुलना में बहुत अंतर है, उसकी तुलनाओं में बहुत अंतर है। उनके रहन सहन में, उनके स्थापत्य में, उनकी लिपि में। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता उतनी विकसित नहीं है जितनी विकसित हड़प्पा सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता उतनी विकसित नहीं है जितनी कि हड़प्पा सभ्यता विकसित है। जैसे कि वहां पर मंदिरों के साक्ष्य, मकान कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। वहां के जो मकान हैं कच्ची ईंटों से मिले हैं अधिकांश। वहां पर जो मेसोपोटामिया में अधिकांश जो वहां पर स्थापत्य है वो कच्ची ईंटों का है, मकान कच्ची ईंटों से। जबकि हड़प्पा सभ्यता में अधिकांशतः मकान पकी ईंटों से बने हुए हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में अगर जल निकासी की व्यवस्था के बारे में बात करें तो इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है जितनी कि हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित है कि शायद ये कहें कि आज भी उतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। आगे बात करें कि इनकी लिपि देखें तो वो लोग अक्षर लिपि से का प्रयोग करते हैं और जो पढ़ी जा चुकी है अब तक। लेकिन भारत में जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है जो अभी तक पढ़ी तक नहीं गई है। अब अगर धर्म की बात करें तो मेसोपोटामिया में माना जाता है कि वहां के लोग मानते हैं कि वहां का प्रत्येक नगर भगवान द्वारा सुरक्षित है ना।
और सिंधु समाज में मुख्यतः पेड़ पौधों की पूजा हो रही है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य अवश्य मिले हैं। तो एक बार इसको लिख लीजिए और हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। पहले से नोट करके लिख लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज जो हम हड़प्पा सभ्यता का इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं। इसके बाद हम जो है बाकी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो डाल लीजिए परिचय और लिखिए ये तो लिख लिया होगा आपने, नीचे से लिखिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम साक्ष्य अलेक्जेंडर कनिंघम को लगभग 1860 के दशक में प्राप्त हुआ, लेकिन अनुसंधान की शुरुआत नहीं हो सकी। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चूंकि सिंधु सभ्यता के पुरास्थल केवल हड़प्पा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में मिले, जिससे इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। लेकिन कालांतर में हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास अधिकांश मिले। इस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, फैक्ट के तौर पर ही है बट नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए 1826 के दशक में चार्ल्स मैसन को हड़प्पाई टीले का पता चला। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय पुरातत्व विभाग के प्रमुख जॉन मार्शल थे। जो है इनके फैक्ट लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे। नेक्स्ट लिखिए, टॉप लाइन में लिखिए और हेडिंग डालिए उत्पत्ति। लिखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का एक मत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के बारे में विद्वानों का एक मत नहीं है। जहां कुछ विद्वान इसे विदेशियों की देन बताते हैं, वहीं कुछ विद्वान इसे देसी सभ्यता के रूप में देखते हैं। जिसके चलते इस सभ्यता के विकास को हम दो सिद्धांतों के रूप में देखते हैं, देशी उत्पत्ति का सिद्धांत और विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। हेडिंग डालिए विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। और लिखिए कि कुछ इतिहासकारों का मानना है
कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता के विस्तार के रूप में हुई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता के विस्तार के स्वरूप में हुई। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता का विकास सुमेरिया सभ्यता के लोगों के भारत की ओर विस्थापित होते रहने के कारण हुआ। नेक्स्ट डालिए देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। लिखिए कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास ईरानी, बलूच, सिंधु सभ्यता की संस्कृतियां ब्रैकेट में लिखिए आमरी और कोटदीजी, आमरी और कोटदीजी ब्रैकेट में लिख लीजिए इनको, तथा भारत की स्थानीय संस्कृतियों से हुआ है। इसी क्रम में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विकास सौदी संस्कृति से हुआ है। अर्थात सोदी ही सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक स्वरूप थी। अब ब्रैकेट में लिख लीजिए अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल। इसके समर्थन में और भी कई इतिहासकार हैं, जैसे कि फेयर सर्विस रोमिला थापर की एक शायद संस्था है फेयर सर्विस करके, अमलानंद घोष, एसआर राव, डीपी अग्रवाल। ये अब अगर हम बात करें कि इन दोनों संस्कृतियों में या इन दोनों सभ्यताओं में वास्तव में सच क्या है, तो क्या होना चाहिए, एक तुलनात्मक हमने स्वरूप देखा है और तुलनात्मक स्वरूप के आधार पर हमने कुछ निष्कर्ष निकाले और हमने कहा कि नहीं, ये जो सभ्यता है, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो वास्तव में हमारी एक स्थानीय सभ्यताओं का क्रमिक विकास है, स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक विकास है और जिसका हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए हड़प्पा सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता की तुलना। हेडिंग डालिए हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता की तुलना। ठीक है, ऐसे दो भाग बना लीजिए। लिखिए मेसोपोटामिया और यहां लिखिए हड़प्पा। ठीक है, सभ्यता, और लिखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में लिखिए
कि महलों एवं पूर्वजों को समर्पित मंदिरों के चारों ओर नगर निर्माण होता था। और सिंधु सभ्यता में लिखिए कि दुर्ग के पूर्वी भाग में नगरों का निर्माण हुआ, जो कि अधिक सुनियोजित एवं दृढ़ प्रणाली के आधार पर बसाए गए थे। इसके जो नगर नियोजन के बारे में हमें जो बात करेंगे जब हम हड़प्पा सभ्यता को शुरू करेंगे, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, तो इसकी जो नगर नियोजन की वो है वो बड़ी बड़ी सुंदर है। नगर नियोजन है पूर्व और पश्चिम में। पूर्व और पश्चिम में, पूर्व में लोग रहते हैं जो आम समाज है, और जो कुलीन वर्ग है वो रहता है पश्चिम में, जो कि थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ है। हालांकि धौलावीरा एक ऐसी साइट भी है जहां पर 3 तरह के दुर्ग मिलते हैं, यानी कि दक्षिण में भी स्थापत्य मिलता है। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम नगर नियोजन पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में। तो लिख लीजिए इसमें सिंधु में कि दुर्ग के पूर्वी भाग में नगरों का निर्माण हुआ है, जो कि अधिक सुनियोजित एवं ग्रिड प्रणाली के आधार पर बसाए गए हैं। मेसोपोटामिया में लिखिए कि अधिकांश मकान कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। अधिकांश मकान कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। वहीं सिंधु घाटी में लिखिए कि अधिकांशतः पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहां लिखिए जल निकासी, मेसोपोटामिया में लिखिए जल निकासी सुनियोजित नहीं है। यहां लिखिए जबकि जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में अधिक सुनियोजित एवं उन्नत व्यवस्था में थी। मेसोपोटामिया में लिखिए यहां पर अक्षर लिपि का प्रयोग हुआ है, जो कि पढ़ी जा चुकी है। सिंधु घाटी में लिखिए सिंधु सभ्यता में कि यहां की लिपि चित्रात्मक थी, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। धर्म के बारे में लिखिए यहां लोगों का विश्वास था, मेसोपोटामिया में लिखिए यहां लोगों का विश्वास था कि प्रत्येक शहर भगवान द्वारा संरक्षित है। सिंधु घाटी में लिखिए वहीं सिंधु समाज के लोग मुख्यतः पेड़ पौधों की पूजा करते थे। यहां मात्र देवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इसमें लिखिए मेसोपोटामिया में लिखिए कि यहां पिरामिडों को स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य संपर्क के रूप में निर्मित किया गया है। इसी में लिखिए मेसोपोटामियाई सभ्यता में कि मेसोपोटामियाई समाज में प्रत्येक शहर का अपना पैतृक भगवान होता था। अब देखो, अब हमने क्या करा, हमने इसका तुलनात्मक विश्लेषण किया है। और तुलनात्मक विश्लेषण को अगर हम देखें कि यहाँ का जो जल निकास की व्यवस्था है, अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से पहले इतनी विकसित हो चुकी थी, तो वहां की जल निकासी की व्यवस्था इतनी खराब कैसे? और यहां आकर के उन्होंने इतना विकास किया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। इसका मतलब वो सभ्यता अपने में खुद परिपूर्ण नहीं थी। जबकि भारत में जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखते हैं, तो इसमें जो जल निकासी की व्यवस्था है बहुत उन्नत रूप में है। वहीं वहां पर मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग हो रहा है, अधिकांशतः कच्ची ईंटों का प्रयोग, जबकि भारत में या हड़प्पा सभ्यता में, क्षमा करिएगा, हड़प्पा सभ्यता में अधिकांशतः पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है।
लिपि के बारे में बात करें तो मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि अपनी अक्षर लिपि थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है, जिसको अभी तक पढ़ा भी नहीं गया है, जबकि मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ा जा चुका है क्योंकि अक्षर लिपि है। आगे की बात करें, वहां मानते हैं, वहां के लोग कहते हैं कि वहां के जो जितने भी नगर दुर्ग बने हुए हैं उनका संरक्षण भगवान कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा हो रही है। हड़प्पा सभ्यता में वृक्षों की पूजा हो रही है। वहां हर नगर का अपना एक अलग भगवान है, हर शहर का अपना एक अलग भगवान है, अपना अलग ही एक पैतृक भगवान है। लेकिन भारत में सिर्फ भारत हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, मंदिरों का कोई साक्ष्य नहीं नजर आता है। तो इससे ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा कालीन सभ्यता बहुत विविध हैं, बहुत अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं। तो इसके आधार पर हम ये तो कह सकते हैं कि नहीं, मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का विकास तो नहीं हुआ है। तो लिख लीजिए नोट करके कि उक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है, उक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के विकास उक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के विकास में मेसोपोटामिया की सभ्यता का कोई योगदान नहीं है। हालांकि दोनों सभ्यताएं समकालीन तथा दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध होने के कारण इन दोनों सभ्यताओं में कुछ आर्थिक एवं सामाजिक समानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अतः आधुनिक स्रोतों में इसे हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियों के विकास का परिणाम माना जाता है, अर्थात हमारी पूर्वकालीन संस्कृतियों के क्रमिक विकास के रूप में इसको देखा जाता है। ये तो रहा हड़प्पा सभ्यता का इंट्रोडक्शन। कल हम हड़प्पा सभ्यता शुरू करेंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता से पहले जब हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो उसको हमने 3 भागों में विभाजित करके देखा है, उसको हमने 3 भागों में पढ़ा है पाषाण काल को। जब हम पाषाण काल पढ़ रहे थे तो कौन कौन से 3 भाग पढ़ रहे थे? भौगोलिक विस्तार, और क्या पढ़ रहे थे? उपकरण, और पढ़ रहे थे जीवन यापन, यानी जीवन शैली क्या है। अब जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे या ताम्र पाषाण काल के बाद की जो सभ्यताएं पढ़ेंगे, क्योंकि अब मानव विकसित होने लगा है, अब मानव सभ्य होने लगा है, तो इसमें इसकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति और भौगोलिक विस्तार तो हम इनका देखेंगे कि ये कहां कहां मिलते हैं। इस तरीके से हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो मिलते हैं कल हड़प्पा सभ्यता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।